देश विदेश चैनल के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं सतीश चंद। आज मैं बात करूंगा भारत के विभाजन में नेहरू की भूमिका की। भारत के विभाजन की नींव वैसे जिन्ना ने रखी थी, लेकिन इस नींव की खुदाई करने में जवाहरलाल नेहरू का बहुत बड़ा हाथ था। आश्चर्यचकित न होइए, ये पूरी तरह से सच है। कांग्रेस ने हमेशा इस विभाजन के लिए हिंदू महासभा, सावरकर और आरएसएस को दोष दिया है, लेकिन ये सच्चाई है कि इसके लिए जिन्ना के साथ साथ नेहरू भी कम दोषी नहीं है। आइए देखते हैं कैसे। ब्रिटिश सरकार ने भारत में प्रादेशिक सरकारें बनवाने के लिए 1937 में चुनाव करवाए थे। उस समय उत्तर प्रदेश के चुनावों के लिए मुस्लिम लीग के साथ चुनाव के पूर्व कांग्रेस ने गठबंधन किया था। कांग्रेस को उस समय विश्वास नहीं था कि वो अकेले अपने दम पे सरकार बनाने में सफल हो जाएगी। इन चुनावों के लिए रफ़ी अहमद किदवई को, खलीकुज्जमान और नवाब इस्माइल खान जैसे लोगों को मुस्लिम लीग की तरफ से चुनाव लड़ने को राजी किया गया था, ताकि मुस्लिम लीग को अच्छी सीटें मिल सकें। उत्तर प्रदेश के चुनावों का जब नतीजा आया तो उसमें कांग्रेस को अपने दम पे बहुमत मिल गया। नेहरू उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उत्तर प्रदेश के मामले भी देख रहे थे। मुस्लिम लीग को चुनावों के बाद अपनी सरकार में शामिल करना आवश्यक था, क्योंकि वो गठबंधन करके जीते थे। लेकिन अहंकारी नेहरू ने मुस्लिम लीग को शामिल करने के लिए अनुचित शर्तें रख दी। ये शर्तें इस प्रकार थी: संयुक्त प्रांत विधानसभा में मुस्लिम लीग समूह एक अलग समूह के रूप में काम करना बिल्कुल बंद कर देगा। यूनाइटेड प्रोविंस असेंबली में मुस्लिम लीग पार्टी के मौजूदा सदस्य कांग्रेस पार्टी का हिस्सा बनेंगे। यूनाइटेड प्रोविंस में मुस्लिम लीग संसदीय बोर्ड भंग कर दिया जाएगा और उसके बाद होने वाले किसी भी उपचुनाव में उक्त बोर्ड द्वारा कोई भी उम्मीदवार नहीं खड़ा किया जाएगा। नीचा दिखाने वाली ये स्थिति, जो कि निश्चित रूप से लीग के लिए आत्महत्या करने जैसी थी, को जिन्ना द्वारा स्वाभाविक रूप से अस्वीकार कर दिया गया। बंबई में कांग्रेस के नामित मुख्यमंत्री बीजी खेर अपने मंत्रिमंडल में मुस्लिम लीग के एक मंत्री को शामिल करने के इच्छुक थे, क्योंकि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया था। और इस तथ्य के मद्देनजर कि मुस्लिम लीग ने बंबई के मुस्लिम बहुल इलाकों में अच्छा प्रदर्शन किया था, जिन्ना ने इस संबंध में गांधी को एक पत्र लिखा। गांधी ने 22 मई 1937 को जिन्ना को एक रहस्यमयी और अस्वाभाविक रूप से नकारात्मक जवाब दिया। मिस्टर खेर ने मुझे आपका संदेश दिया। काश मैं कुछ कर पाता, लेकिन मैं पूरी तरह से असहाय हूँ। हिंदू मुस्लिम एकता में मेरा भरोसा हमेशा की तरह से स्पष्ट है, लेकिन ऐसा है कि मैं इस अवैध अंधेरे में रोशनी की कोई किरण नहीं देख पा रहा हूँ, और मैं उजाले के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। इसके बाद जिन्ना ने गांधी से मुलाकात करने का प्रयास किया, लेकिन गांधी ने उन्हें यह कहते हुए अबुल कलाम आज़ाद से मिलने की सलाह दी कि वो भी ऐसे मामलों में उनकी ही राय लेते हैं। दो टूक जवाब मिलने से अपमानित जिन्ना ने तब कांग्रेस व नेहरू गांधी को उनकी औकात दिखाने का फैसला किया। इस घटना से अन्य मुस्लिम नेताओं को भी ये भरोसा हो गया कि कांग्रेस की पूर्ण बहुमत वाली सरकार हमेशा मुस्लिमों के हितों को अपने पैरों तले कुचलने का काम करेगी। दावा तो ये किया जाता है कि इस एक घटना के चलते ही मुस्लिमों के बुरी तरह से आहत आत्मसम्मान ने उन्हें कांग्रेस से दूर जाने और मुस्लिम लीग की ओर बेहद तेजी से बढ़ने और अंततः भारत से अलग होने के लिए प्रेरित किया। जिन्ना और मुस्लिम लीग के लिए घटना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के रूप में सामने आई, क्योंकि उन्होंने ये महसूस किया कि उनकी राजनीति को अब संख्या बल पर आधारित होने की आवश्यकता है। मुस्लिम लीग के लिए सदस्यता शुल्क को 1 रुपये से घटा के सिर्फ 2 आने कर दिया गया। मुस्लिमों के बीच सदस्यता को बढ़ाने के लिए बड़े बड़े कदम उठाए गए और इसका भरपूर फायदा भी मिला। इसके सदस्यों की संख्या बेहद तेजी के साथ कुछ हजार से बढ़कर करीब 5 लाख से अधिक तक पहुंच गई। जिन्ना ने अपने समर्थकों से कहा कि उन्होंने अतीत में कांग्रेस के सामने बहुत हाथ फैला लिए और वे दिन देखना चाहते हैं जब कांग्रेस उनके सामने हाथ फैलाकर खड़ी हो। मुस्लिम लीग के मंत्री पद के लिए मानसिक रूप से तैयार खलीकुज्जमान और नवाब मोहम्मद इस्माइल खान, जिनकी महत्वाकांक्षाओं पर कांग्रेस और नेहरू ने पानी फेर दिया था, आगे चलकर मुस्लिमों की प्रतिक्रिया के आधार बन गए। और फिर इन लोगों ने मुस्लिमों की राय को भारत के विभाजन और भारत के निर्माण के पक्ष में करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेज नेहरू के इस कृत्य से बहुत खुश थे। राज्य के सचिव बिरकेनहेड ने वायसराय को पत्र लिखा, मैंने सांप्रदायिक स्थिति के सामने आने की बहुत सी आशाएं लगा रखी थी, वो अब सच हो गई है। यह नेहरू की गलती थी कि उन्होंने मुस्लिम लीग के प्रति जरा से भी उदारता नहीं दिखाई, जबकि सरदार पटेल और गोविंद वल्लभ पंत इन दोनों को बिना शर्त मंत्रिमंडल में लेने के पक्ष में थे। मौलाना आज़ाद ने इस बारे में अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में लिखा था, मुझे फिर भी बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ऐसा कोई पहली बार नहीं है कि उन्होंने राष्ट्रीय हित को भारी नुकसान पहुंचाया है।
उन्होंने 1937 में भी लगभग ऐसी ही गलती की थी, जब भारत सरकार अधिनियम 1937 के तहत पहले चुनाव आयोजित किए गए थे। जवाहरलाल के कदमों ने मुस्लिम लीग को संयुक्त प्रांत में एक नया जीवनदान दिया। भारतीय राजनीति के सभी छात्र ये बात जानते हैं कि वो यूपी ही था जहां लीग को पुनर्गठित किया गया था। मिस्टर जिन्ना ने मौके का पूरा फायदा उठाया और एक ऐसा अभियान शुरू किया जिसकी परिणति पाकिस्तान के रूप में हुई। 1937 की गलती नेहरू की काफ़ी बुरी थी और 1946 की गलती और भी महंगी साबित हुई। 1946 की गलती की बात हम लोग थोड़ी देर बाद करेंगे। आइए देखते हैं कि एक और मॉडरेट मुस्लिम और बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने एमसी छागला ने नेहरू के इस कृत्य के बारे में क्या लिखा था। मेरे ख्याल से उन सब महत्वपूर्ण कारणों में से एक जो आखिरकार पाकिस्तान के निर्माण की वजह बना, वह था जब उत्तर प्रदेश 1937 में संयुक्त प्रांत में गठित हुआ। अगर जवाहरलाल नेहरू एक गठबंधन मंत्रालय के लिए सहमत होते और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों पर कांग्रेस के संकल्प पत्र पर दस्तखत करने पर जोर नहीं देते तो शायद पाकिस्तान कभी अस्तित्व में ही नहीं आता। मुझे याद है कि जवाहरलाल ने मुझे बताया था कि खलीकुज्जमान, जिन्हें नेहरू ने 1937 में यूपी में मंत्रिमंडल में स्थान देने से मना कर दिया था, उनके सबसे अच्छे और सबसे प्यारे दोस्तों में से एक थे और फिर भी उन्होंने पाकिस्तान के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। उत्तर प्रदेश मुसलमानों का सांस्कृतिक घर था। हालांकि वे राज्य में अल्पमत में थे, लेकिन अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश पार्टीशन के प्रति गंभीर नहीं हुआ होता तो पाकिस्तान कभी भी वास्तविकता नहीं बन पाता। इन चुनावों में कांग्रेस की 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकारें थी। ये राज्य थे यूपी, बिहार, मद्रास, सेंट्रल प्रोविंसेस और 4 राज्यों में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। ये राज्य थे बॉम्बे, बंगाल, असम और NWFP। कांग्रेस ने कुल 8 राज्यों में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकारों का गठन किया था और इन राज्यों के मुख्यमंत्री, जिन्हें उस समय प्रीमियर कहा जाता था, गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश में, श्री कृष्ण सिन्हा बिहार में, NB खरे संयुक्त प्रांत में, BG खेर बॉम्बे में और राजाजी मद्रास में, विश्वनाथ दास उड़ीसा में और गोपीनाथ बरदोलोई असम में, डॉक्टर खान साहब NWFP में थे। ये सरकारें बढ़िया काम कर रही थी और उन्होंने जो कदम उठाए वो जनता को राहत देने वाले थे। जिन्ना की मुस्लिम लीग को 5% मुस्लिमों के वोट मिले थे और 6% सीटों पर वो काबिज थी और किसी भी प्रदेश में उसको अपने दम पे बहुमत नहीं मिला था। इसने जिन्ना की मुस्लिम लीग और अंग्रेजों को झकझोर कर रख दिया था और दोनों ही नहीं चाहते थे कांग्रेस इतनी अधिक मजबूत बने। इसी दौरान विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। 23 अगस्त 1939 को सोवियत और जर्मनी में एक दूसरे के साथ युद्ध न करने की संधि हुई। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। इसके बाद ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और भारत में उस समय के ब्रिटिश वायसराय लिनलिथिगो ने भारत में घोषणा कर दी कि भारत भी इस युद्ध में ब्रिटेन की तरफ से शामिल है। इस घोषणा से कांग्रेस ने यह महसूस किया कि वह देश का प्रतिनिधित्व करती है और भारत को युद्ध में शामिल करने से पहले उसको विश्वास में क्यों नहीं लिया गया। कांग्रेस की कार्यसमिति की वर्धा में 22 और 23 अक्टूबर को बैठक हुई, जिसमें इस युद्ध में ब्रिटेन का सहयोग न करने की घोषणा हुई। इसके लिए दबाव डाला गया नेहरू और उसके सोशलिस्ट साथियों द्वारा। कांग्रेस की इस घोषणा से अंग्रेज सरकार पर कोई असर नहीं हुआ। वैसे भी गांधी के अहिंसावादी आंदोलनों को ब्रिटिश सरकार अपने लिए क्रांतिकारी कार्रवाइयों के खिलाफ अपना इंश्योरेंस मानती थी, जो कि उसके लिए बड़ा खतरा बने हुए थे। नेहरू की सोच मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट की तरफ झुकी हुई थी। नेहरू, जो कि सोवियत एडिक्ट थे, जैसा कि उनके भाषणों से और लेखों से जाहिर था, उनको उस समय सोवियत रूस के नाजियों के साथ खड़े होने से कोई परेशानी नहीं थी और उन्होंने उसे साम्राज्यवादियों के साथ संघर्ष का रूप दे दिया। क्योंकि नेहरू अपनी सैद्धांतिक प्रतिबद्धता के आगे देश के हितों को भी ताक पे रख देते थे। उन्होंने अपने सोशलिस्ट साथियों के साथ कांग्रेस के ऊपर प्रादेशिक सरकारों को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया, जबकि पटेल और गांधी इसका विरोध करते रहे। गांधी और पटेल का विचार था कि इन सरकारों के जरिए वो धीरे धीरे पूर्ण स्वराज की तरफ बढ़ सकते हैं, लेकिन नेहरू पूरी तरह से सोवियत के साथ थे। अगर सोवियत ब्रिटिश सरकार के साथ होता तो वो ब्रिटिश सरकार के साथ होते, और ऐसा हुआ भी। जब 1941 में जर्मनी ने सोवियत पर हमला कर दिया और सोवियत ब्रिटेन के साथ युद्ध में जर्मनी के खिलाफ हो गया, तो वो बेशर्मी के साथ साम्राज्यवादी शक्तियों के साथ नाजियों के खिलाफ हो गए। देश हित गए भाड़ में और उन्होंने कांग्रेस को राजनीतिक आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया। सरदार पटेल एक कुशल प्रशासक होने के नाते ये समझते थे
कि परिवर्तन लाने के लिए राजनीतिक सत्ता कितनी आवश्यक थी। कांग्रेस की सरकारें इतना अच्छा काम कर रही थी कि एक तो वो बहुत लोकप्रिय थी और दूसरा जब आप सत्ता में होते हैं तो आपके पास देने को बहुत कुछ होता है। सत्ता के साथ जोड़ने के लिए कई मुस्लिम लीग नेता कांग्रेस के नज़दीक आने लगे, जिससे जिन्ना अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे। इन इस्तीफों का सबसे बुरा असर NWFP पर पड़ा। मुस्लिम बहुलता वाले इस प्रांत, जहां मुस्लिम 95% थे, पर खान ब्रदर्स कांग्रेस के साथ मिलकर शासन करते थे। यह कांग्रेस के लिए एक शो पीस था और जिन्ना और मुस्लिम लीग का वजूद जिस बात पर टिका था उसके बिल्कुल उल्टा था। कांग्रेस के राज वाला एक मुस्लिम बहुल प्रांत, सत्तारूढ़ कांग्रेस और खान बंधुओं का इस्तीफा जिन्ना और ब्रिटिशों के लिए भगवान की देन जैसा था। दोनों ने बिना कोई समय गंवाए मुस्लिम लीग की सरकार को स्थापित करने और विभाजनकारी एजेंडे को लोकप्रिय बनाने के लिए बेहद चालाकी से काम किया। अंग्रेजों द्वारा सोचे गए पाकिस्तान में NWFP को शामिल करना बेहद जरूरी था और ऐसा करना कांग्रेस या खान बंधुओं को सत्ता से बेदखल करके ही संभव हो सकता था। वायसराय लिनलिथगो ने NWFP में मुस्लिम लीग की सरकार स्थापित करवाने के लिए जो कुछ भी कर सकते थे उन्होंने किया और इसके लिए वे जिन्ना से भी व्यक्तिगत रूप से मिले और पंजाब के उस समय के गवर्नर सर जॉर्ज कर्निंघम को जिन्ना को हर प्रकार से आवश्यक सहयोग प्रदान करने के लिए निर्देश भी दिए। अगर कांग्रेस अपने मंत्रालयों के साथ बनी रहती और उसने मुस्लिम बहुल प्रांतों में मौके का फायदा उठाया होता तो जिन्ना को पटरी से उतार सकने में सक्षम हो सकते थे। पंजाब पर शासन करने वाली सिकंदर हयात खान के नेतृत्व वाली द यूनियनिस्ट पार्टी एक मुस्लिम हिंदू सिख गठबंधन थी, जिसमें कांग्रेस भी शामिल थी। बंगाल में एक राष्ट्रवादी मुस्लिम फजलुल हक के नेतृत्व वाली कृषक प्रजा पार्टी का प्रभुत्व था। गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह ने सिंध में हिंदू मुस्लिम गठबंधन बनाया हुआ था, जो मुस्लिम लीग से पूरी तरह से अलग था। अगर कांग्रेस ने इन दलों के साथ साझेदारी से अपने प्रयासों को कोऑर्डिनेट किया होता तो जिन्ना को बेहद आसानी से किनारे लगा सकती थी। लेकिन इस ग्राउंड वर्क को करने और गैर मुस्लिम लीग मुस्लिम दलों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के बारे में क्या कहा जाए, कांग्रेस ने खुद ही अप्रासंगिक होने का विकल्प चुन लिया। भारत की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा करने के ब्रिटिश फैसले का कांग्रेस का विरोध, उस विषय में ब्रिटिशों के प्रति उसका सहयोग और जिन्ना तथा मुस्लिम लीग द्वारा ब्रिटिशों को अनकंडीशनल और पूरे समर्थन में मुस्लिम लीग के उदय एवं कांग्रेस के धीरे धीरे नीचे चले जाने की पटकथा तैयार हो गई। और यह इस हद तक पहुंचा कि इसके बाद वे ब्रिटिश जिन्ना और मुस्लिम लीग ही थे जिन्होंने स्वतंत्रता, विभाजन और पाकिस्तान की शर्तें तय की। VP मेनन ने कांग्रेस पर द ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया में लिखा, अगर उन्होंने प्रांतों की अपनी लाभ वाली स्थिति से इस्तीफा नहीं दिया होता तो भारतीय इतिहास की दशा और दिशा बिल्कुल अलग हो सकती थी। द हिंदू के संपादक श्रीनिवासन ने प्रांतीय मंत्रियों को इस्तीफे दिलवाने वाली भयानक भूल के लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहराया था। जब कांग्रेस की सरकारों ने इस्तीफा दिया तो जिन्ना की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जिन्ना और ब्रिटिश अधिकारियों दोनों ने ही सन 1939 में नेहरू और उनकी मंडली के चलते कांग्रेस के मंत्रालयों द्वारा दिए गए इस्तीफों का खुल के स्वागत किया। जिन्ना इसे कांग्रेस की हिमालयी भूल कहते नहीं थके और वे इसका पूरा फायदा उठाने को दृढ़ संकल्पित थे। जिन्ना और मुस्लिम लीग इस हद तक चले गए कि उन्होंने सभी मुस्लिमों से आह्वान किया कि वह 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस के कुशासन से यौम-ए निजात यानी डे ऑफ डिलीवरेंस के रूप में मनाएं। नेहरू की भूल के परिणाम स्वरूप मुस्लिम लीग के सितारे बुलंद होने लगे। वर्ष 1939 के बाद मुस्लिम लीग राजनीति के सेंटर स्टेज की ओर बढ़ती चली गई, जबकि कांग्रेस धीरे धीरे हाशिए पर चली गई। जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार को युद्ध में अपना पूरा समर्थन दिया और धीरे धीरे 34% से अधिक मुस्लिम सैनिकों को सेना में भर्ती करा दिया और इसके कारण वह अंग्रेजों के धीरे धीरे नज़दीक आ गए। अंग्रेजों को क्या चाहिए था? अब वह हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने लगे। रही सही कसर गांधी के 1942 के आंदोलन ने पूरी कर दी। इस आंदोलन के शुरू होने से पहले ही कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 साल जेल में रहने के बाद जब कांग्रेस नेतृत्व जेल से बाहर आया तब तक कांग्रेस पूरी तरह से हाशिए पे आ चुकी थी। 1945 में विश्व युद्ध समाप्त हुआ और 1946 में ब्रिटिश सरकार ने प्रादेशिक सरकारों के चुनाव की घोषणा कर दी। इन चुनावों में जिन्ना ने अंग्रेजों को मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र के लिए राजी कर लिया था। यही चुनाव बाद में पाकिस्तान बनाने का अधिकार बने। मुस्लिम लीग मुस्लिमों में अपनी पैठ अच्छी तरह से बना चुकी थी।
1946 के मुस्लिमों के अलग निर्वाचन की योजना में मुस्लिम लीग को मुस्लिमों के 93% वोट मिले और अब जिन्ना मुस्लिमों के निर्विवाद नेता थे। इसमें अब किसी को कोई शक नहीं रह गया था। अब आते हैं नेहरू के 1946 के कारनामे पे। भारत में हुए नाविकों के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार के पास भारत से अपने आप को आज़ाद कराने के लिए छटपटाहट बहुत बढ़ गई थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 15 मार्च 1946 को हाउस ऑफ कॉमन्स को बताया, भारत अगर स्वतंत्रता चाहता है तो इसके पास ऐसा करने का अधिकार है। ब्रिटिश राज ने आखिर पैकअप करने का फैसला कर लिया था। 23 मार्च 1946 को इटली की पहल पर भारत की स्वतंत्रता पर चर्चा करने एवं योजना बनाने और भारतीय नेतृत्व को सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया के लिए एक ब्रिटिश कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा, जिसमें 3 कैबिनेट मंत्री थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भारत के राज्य सचिव, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष और एवी अलेक्जेंडर एडमिरल्टी के प्रथम लॉर्ड शामिल थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ उनकी चर्चा ऐसे किसी नतीजे तक नहीं पहुंची जो दोनों ही पक्षों को स्वीकार हो। इसलिए आगे बढ़ने का रास्ता तैयार करने के क्रम में 16 मई कैबिनेट मिशन योजना प्रस्तावित की, जिसे प्रधानमंत्री एटली ने 16 मई 1946 को हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषित किया, जिसमें अन्य चीज़ों के साथ यह भी स्पष्ट किया गया था कि स्वतंत्रता एक संयुक्त भारतीय उपनिवेश को प्रदान की जाएगी जो राज्यों का एक लूज कन्फेडरेशन होगा। इस योजना में केंद्र की शक्तियों को सीमित करते हुए राज्यों को अधिक अधिकार दिए गए थे और राज्यों की भी 3 श्रेणियां बनाई गई थी। ये श्रेणियां धार्मिक आधार पर थी। इसको कांग्रेस ने बहुत मजबूरी में स्वीकार किया था। केंद्र के अधिकारों में विदेश नीति और सुरक्षा शामिल थी और राज्यों को बहुत ज़्यादा अधिकार दे दिए गए थे। इसके लिए जिन्ना को कोई एतराज़ नहीं था। वस्तुतः यह जिन्ना की योजना के अनुसार ही था। कांग्रेस इन राज्यों की धार्मिक आधार पर बनाई गई श्रेणियां नहीं चाहती थी और केंद्र को अधिक शक्तिशाली रखना चाहती थी। संविधान सभा को इस तरह के परिवर्तन करने के अधिकार होने वाले थे और कांग्रेस का बहुमत संविधान सभा में होने वाला था और वो अपने हिसाब से सब कुछ पास करवाने में समर्थ होने वाली थी। और इस योजना में मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया गया था। गांधी की कृपा से नेहरू अप्रैल 1946 के अंत में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने में कामयाब रहे और इसके चलते उनका देश का पहला प्रधानमंत्री बनना तय हो गया था। नेहरू ने अपनी अध्यक्षता के प्रारंभ में ही एक बड़ी गलती कर दी। 25 जून 1946 को 16 मई की कैबिनेट मिशन योजना कांग्रेस की कार्यसमिति में पास हो गई और बाद में अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यसमिति ने भी उसका अनुमोदन कर दिया। उसके बाद नेहरू ने 7 जुलाई 1946 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में टिप्पणी की, हम ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तावित 16 मई की योजना के संविधान सभा के गठबंधन करने के अलावा किसी भी अन्य पॉइंट पर बंधे हुए नहीं हैं। एक बार आज़ाद होने के बाद भारत वही करेगा जो उसे उचित लगेगा। 3 दिन बाद 10 जुलाई 1946 को बंबई में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने घोषणा की, कांग्रेस सभी समझौतों से पूरी तरह से मुक्त होगी और सामने आने वाले तमाम परिस्थितियों से अपने तरीके से निपटने के लिए स्वतंत्र होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल उससे कहीं अधिक शक्तिशाली होगा जिसकी कल्पना कैबिनेट मिशन ने की है। इसके अलावा नेहरू ने इस बात पर भी जोर दिया कि कांग्रेस खुद को कैबिनेट मिशन योजना को उस हिसाब से संशोधित करने के लिए स्वतंत्र मानी जाएगी जो उसे सबसे बेहतर लगता है। आखिर नेहरू किस हैसियत से उसमें एक तरफा बदलाव की बात कर सकते थे जिस पर कांग्रेस, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश सरकार के बीच आपसी सहमति बनी हुई थी। ऐसा करने पर समझौते की सैंक्टिटी का क्या होता। इसके बाद नेहरू ने 16 मई की योजना में प्रस्तावित राज्यों की श्रेणियों को लेकर विवादास्पद टिप्पणी कर दी। मौलाना आज़ाद ने नेहरू के कदम को उन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं में से एक बताया जो इतिहास की दिशा और दशा को बदल देते हैं। कांग्रेस ने एक समझौता किया और कांग्रेस का अध्यक्ष ही उस समझौते की शर्तों को मानने से इनकार कर रहा है। कांग्रेस के सामने बड़ी असहज स्थिति उत्पन्न हो गई। समझौते को बचाने की कवायद में कांग्रेस की कार्यसमिति की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में क्या हुआ? मौलाना आज़ाद ने लिखा, कार्यसमिति की बैठक 8 अगस्त 1946 को हुई और पूरी स्थिति की समीक्षा की गई। मैंने इस बात पर जोर दिया कि अगर हम स्थिति को संभालना चाहते हैं तो हमें ये बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि बंबई में 10 जुलाई 1946 को आयोजित संवाददाता सम्मेलन कांग्रेस अध्यक्ष नेहरू द्वारा दिया गया बयान उनकी निजी राय था। जवाहरलाल ने कहा, उन्हें इस बात पर कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन उन्हें लगता है कि ऐसा करना संगठन के लिए भी और व्यक्तिगत रूप से उनके लिए भी बेहद शर्मनाक होगा। एक तरफ भारत का विभाजन था और दूसरी तरफ नेहरू की अपनी शर्म थी। नेहरू ने अपनी शर्म को चुना। नेहरू इस बयान को अपनी निजी राय बताने को तैयार नहीं थे।
जबकि कांग्रेस पार्टी की यह राय नहीं थी। कांग्रेस ने नेहरू के बयान से पल्ला झाड़ने की पूरी तरह से कोशिश की और 16 मई की योजना को लेकर अपना कमिटमेंट का भरोसा देते हुए बयान जारी किए, लेकिन तीर तो एक बार कमान से निकल चुका था। जिन्ना को वह बहाना और वो मौका मिल गया था जिसकी उन्हें तलाश थी। मौलाना आज़ाद, जिन्होंने हमेशा पटेल के मुकाबले नेहरू का पक्ष लिया था, ने अपनी आत्मकथा में लिखा, सभी तथ्यों पर विचार करते हुए मुझे ऐसा लगा कि नेहरू को नया अध्यक्ष 1946 में कांग्रेस का और इसीलिए पीएम बनाया जाना चाहिए। इसके अनुसार मैंने 26 अप्रैल 1946 को अध्यक्ष पद के लिए उनके नाम का प्रस्ताव करते हुए एक बयान जारी कर दिया। उसके बाद मैं जो अच्छे से अच्छा कर सकता था वो मैंने किया, लेकिन उसके बाद से चीज़ें जिस प्रकार से घटित हुई हैं उन्होंने मुझे ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि यह शायद मेरे राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। मेरी दूसरी गलती यह थी कि मैंने जब स्वयं खड़े नहीं होने का निश्चय किया तो सरदार पटेल का समर्थन भी नहीं किया। कई मुद्दों पर हमारी राय बिल्कुल अलग होती थी, लेकिन मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि अगर उन्होंने मेरे बाद कांग्रेस के अध्यक्ष का पद संभाला होता तो उन्होंने कैबिनेट मिशन योजना को सफलतापूर्वक लागू किया जाना जरूर सुनिश्चित किया होता। उन्होंने कभी भी ऐसी गलती नहीं की होती जैसी जवाहरलाल नेहरू ने की, जिसमें मिस्टर जिन्ना को योजना को नाकाम करने का मौका प्रदान कर दिया। मैं जब भी यह सोचता हूं कि अगर मैंने ये गलतियां नहीं की होती तो अंतिम 10 वर्षों का इतिहास शायद बिल्कुल ही अलग होता, और मैं खुद को इसके लिए कभी माफ़ नहीं कर सकता। जो भी बातें नेहरू सार्वजनिक रूप से कह रहे थे उनके लिए उचित फोरम संविधान सभा थी। उसमें कांग्रेस का बहुमत होने वाला था। अंग्रेजों से आज़ादी मिलने के बाद संविधान सभा कुछ भी करने में समर्थ होने वाली थी। संविधान सभा राज्यों और केंद्र की शक्तियों के बारे में और राज्यों की श्रेणियों को निरस्त करने में समर्थ होने वाली थी, लेकिन नेहरू ने सार्वजनिक रूप से प्रस्ताव का विरोध करके अपनी अपरिपक्वता का प्रदर्शन किया। जिन्ना वैसे ही अपने समर्थकों की तरफ से काफ़ी दबाव में थे कि उन्होंने मुस्लिमों के लिए अलग देश की मांग पर समझौता क्यों कर लिया। उन्होंने भी 16 मई के समझौते को मानने से इनकार कर दिया और बॉम्बे में 27 से 30 जुलाई तक मुस्लिम लीग की बैठक बुलाई। इस बैठक में उन्होंने अपना रुख कड़ा कर लिया। उन्होंने वक्तव्य दिया, आज हम संवैधानिक तरीकों को अलविदा कहते हैं। ब्रिटिश और कांग्रेस शुरू से अंत तक अपने हाथ में पिस्तौल लिए रहे, एक अधिकार हो हथियार की तथा दूसरा जन आंदोलन और असहयोग की। आज हमने भी अपने लिए एक पिस्तौल तैयार कर लिया और हम उसका इस्तेमाल करने की स्थिति में हैं। हमारे पास या तो एक विभाजित भारत होगा या फिर एक पूरी तरह से तबाह भारत होगा। पाकिस्तान की अपनी मांग पर दबाव डालने के लिए उन्होंने 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा कर दी। बंगाल में इस समय मुस्लिम लीग की सरकार थी और उसका नेतृत्व सोहरावर्दी कर रहे थे। सोहरावर्दी ने हिंदुओं का बड़े पैमाने पर कत्लेआम करने की योजना बनाई। पुलिस और सेना इस दौरान कोई कार्रवाई न की, यह उसने सुनिश्चित किया। कलकत्ता की सड़कों पर खून बहने लगा। 2 दिनों में 10,000 से अधिक हिंदू मारे गए। 2 दिन के बाद जब हिंदुओं और सिखों ने जवाब दिया तो बहुत मुश्किल से हिंसा रुकी। उसके बाद बंगाल सरकार ने नोआखली में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा भड़का दी। यहाँ हिंदू प्रतिकार करने की स्थिति में नहीं थे क्योंकि उनकी संख्या कम थी। हिंसा का नंगनाच चालू हो गया। हजारों हिंदुओं का कत्ल हुआ, स्त्रियों के साथ रेप हुआ, हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया, मासूम लड़कियों के साथ अधेड़ मुस्लिमों ने जबरन विवाह किया। इस सब के प्रतिकार में बिहार और अन्य स्थानों में हिंसा भड़क उठी। हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच विश्वास की खाई चौड़ी होती गई। धीरे धीरे जिन्ना का रुख 16 मई की योजना को सफल करने की ओर मुड़ गया था। भारत को आज़ादी देने के लिए माउंटबेटन को भेजा गया। उन्होंने विभिन्न दलों से बातचीत की और भारत के विभाजन की योजना 3 जून 1947 को सभी दलों के सामने रखी। भारत को एक रखने की सारी संभावनाएं समाप्त हो गई थी। इस तरह से जिन्ना और नेहरू भारत को विभाजन की ओर ले गए। आज के अंक में इतना ही। यह अंक आपको कैसा लगा कृपया कमेंट अवश्य करें। अगर अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें, उसको लाइक करें। आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।